बैठो। जी क्या प्रोग्राम है? अच्छा, बड़ा प्रोग्राम बनाया हुआ है। आपके साथ तिलावत किसने करनी? तिलावत सलमान बाजवा, हन्नान बाजवा। वालेकुम सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل
وأن الله هو العلي الكبير. Translation Ramiz Ahmed Sahib. अब इन आयात का उर्दू तर्जुमा बयान फरमुदा हज़रत खलीफातुल मसीह राब रहमहुल्लाह पेश खिदमत है। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की दुत्कारे हुए शैतान से। अल्लाह के नाम के साथ जो बे इंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। अल्लाह ही का है जो आसमानों में और ज़मीन में है। यकीनन अल्लाह ही गनी और साहिब तारीफ़ है। और ज़मीन में जितने दरख्त हैं अगर सब कलमे बन जाएं और समुंदर रोशनाई हो जाए और उसके अलावा 7 समुंदर भी उसकी मदद करें, तब भी अल्लाह के कलेमात ख़त्म नहीं होंगे। यकीनन अल्लाह कामिल गलेबे वाला और साहिब हिकमत है। तुम्हारी पैदाइश और तुम्हारा दोबारा उठाया जाना महज नफ्स वाहिदा की पैदाइश और उठाए जाने के मुशाबे है। यकीनन अल्लाह बहुत सुनने वाला और गहरी नज़र रखने वाला है। क्या तूने गौर नहीं किया कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसने सूरज और चाँद को मुसख्खर कर दिया है। हर एक अपनी मुकर्ररा मुद्दत की तरफ रवां दवां है। और याद रखो कि अल्लाह उससे जो कुछ तुम करते हो हमेशा बाखबर रहता है। ये इसलिए है कि यकीनन अल्लाह ही है जो हक़ है, और जिसे वो उसके सिवा पुकारते हैं वो बातिल है, और अल्लाह ही बहुत बुलंद शान और बड़ा है। अच्छा जी, सेक्रेटरी साहब तालीम क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हुज़ूर आपकी खिदमत में यूनिवर्सिटी में जाने वाले स्टूडेंट्स के मुतालिक कुछ तस्वीर पेश करना इस मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन का मकसद है। हुज़ूर हमारे पास इस वक्त तकरीबन 80% खुदाम का डेटा है हमारे मुताबिक अंदाज़े के मुताबिक, और इस वक्त तकरीबन 370 खुदाम का डेटा हमारे पास मौजूद है। और हमारा एक अंदाज़ा है कि तकरीबन 450 से 500 के बीच में खुदाम की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टोटल तादाद है हमारे पास जर्मनी में। हुज़ूर जो तादाद हमारे पास है तकरीबन 450 की से 500 में, उसमें 67% तकरीबन बैचलर कर रहे हैं, 19% मास्टर्स कर रहे हैं, और 10% स्टार्स एग्ज़ाम यानी जो टीचिंग की तालीम है, या 1-2 ऐसे और मज़ामीन हैं जिनमें बैचलर और मास्टर्स का सिस्टम नहीं है बल्कि स्टार्स एग्ज़ाम उनको कहा जाता है। और इसी तरह तकरीबन 2.5% हमारे PhD के स्टूडेंट्स हैं, और बहुत ही थोड़ी तादाद में एक ऐसे स्टूडेंट्स की भी है जो पुराने जर्मन तालीमी निज़ाम के मुताबिक अभी अपना डिप्लोम कर रहे हैं। हुज़ूर कुल तादाद का तकरीबन 37% हिस्सा जो है वो इंजीनियरिंग के मज़ामीन में तालीम हासिल कर रहे हैं, और 18% IT की तालीम हासिल कर रहे हैं हुज़ूर। इसी तरह 17% स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमिक साइंस, 9% नेचुरल साइंस, और 7% ह्यूमन कल्चरल साइंस, और 5% मेडिकल के स्टूडेंट हैं। इसी तरह 5% लॉ के स्टूडेंट हैं, और 2% तकरीबन टीचिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं हुज़ूर। हुज़ूर ESV इस्लामिश अहमदिया स्टूडेंट फ़ाइनिगुंग ये स्टूडेंट एसोसिएशन है जर्मनी के
खुदाम की। इनके पास भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो शोबा तालीम और शोबा तबलीग के साथ मिलकर करते हैं। हुज़ूर अक़दस की हदायत के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करना, इसी तरह नमाज बाजमात का यूनिवर्सिटी में इनेकाद, और फिर यूनिवर्सिटी की लेवल पर स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके उनके वहाँ पर जो मुशागिल हैं उनको देखना और उनकी निगरानी करना, ये इस एसोसिएशन के अहम कामों में से एक काम है। हुज़ूर इस वक्त तकरीबन जर्मनी की 12 यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा तौर पर नमाज बाजमात का इनेकाद है, और इन यूनिवर्सिटीज़ में आम तौर पर तो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ने ख़ुद ही इंतज़ाम किया होता है, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में फिर हमारे खुदाम को ये तौफ़ीक मिली कि वो यूनिवर्सिटी से रब्ता करके उनसे जगह लेकर तो बाकायदा तौर पर नमाज बाजमात का इनेकाद करें, और उस कमरे में फिर जहाँ पर हमारे अहमदी स्टूडेंट्स नमाज़ अदा करते हैं, फिर बाकी जो मुसलमान हैं उनको भी नमाज़ अदा करने का मौका मिल जाता है। इसी तरह हुज़ूर 3 यूनिवर्सिटीज़ में नमाज जुमा भी बाकायदगी से अदा हो रहा है। वहाँ मसाजिद करीब नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला के फ़ज़ल से यूनिवर्सिटीज़ में इसका इनेकाद किया जाता है। इसके अलावा हुज़ूर शोबा तबलीग के साथ मिलकर स्टूडेंट एसोसिएशन जो प्रोग्राम कर रही है यूनिवर्सिटीज़ में, उसको एक नाम दिया गया है स्टॉप द टेरर, यानी स्टॉप द इंटिग्वा डॉइच में। और इसका मकसद यही है कि इस्लाम की जो खूबसूरत तालीम है वो यहाँ की आवाम के सामने यूनिवर्सिटीज़ में पेश की जाए, और जहाँ जिहाद की और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो तालीम कुरान करीम की है, जो सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह अल्लाह ताला बिन अज़ीज़ भी बारहा जमात के सामने बयान फरमाते रहते हैं, वो तालीम हम यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के सामने और प्रोफेसर्स के सामने रखें। हुज़ूर इस साल में 3 यूनिवर्सिटीज़ में फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग और मार्बुर्ग की यूनिवर्सिटीज़ में ये वाले प्रोग्राम जो हैं मुनक़िद हो चुके हैं, और हैम्बर्ग में एक और प्रोग्राम और heidelberg की यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम इंशाल्लाह जल्द ही मुनक़िद होगा। इसके लिए भी प्लानिंग कर ली गई है। इसके अलावा बाकी 6 यूनिवर्सिटीज़ में जिनके नाम दर्ज हैं, यहाँ पर भी इंशाल्लाह इन प्रोग्रामों का इनेकाद करने का इरादा है। ये हुज़ूर मुख्तसर सी रिपोर्ट आपके सामने पेश की गई है। आपकी खिदमत में तमाम स्टूडेंट्स के लिए दुआ की दरख्वास्त है। नेक्स्ट क्या है? नादिर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर खाकसार अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वक्फ़ नौ की बाबरकत तहरीक में शामिल है, और आपकी हदायत के मुताबिक मेडिसिन 4th ईयर में पढ़ रहा हूँ। प्यारे हुज़ूर, मेडिकल स्टडी के दौरान हमें मेडिकल डॉक्टर थीसिस करने का मौका मिलता है, और खाकसार ने अपनी मेडिकल डॉक्टर थीसिस कार्डियोलॉजी की फ़ील्ड में की है। प्यारे हुज़ूर, मैं आपकी खिदमत में अपनी रिसर्च की रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ, जिनमें हमने 2 ऐसे प्रोटीन्स को देखा है जिनसे तवक्को की जाती है कि इनका कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल की बीमारियों में बहुत अहम किरदार है। हुज़ूर, इन प्रोटीन्स के नाम STF1 अल्फ़ा और MIF हैं, और ये सेल्स यानी ब्लड सेल्स की इंटरैक्शन को मॉड्यूलेट करते हैं। हुज़ूर, नेक्स्ट स्लाइड में ब्लड फिल्म नज़र आता है, जिसमें माइक्रोस्कोप से खून में मौजूद मुख्तलिफ़ सेल्स देखे जा सकते हैं। ये सब जो इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो जिस्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर इनमें कमी हो तो हम इसको अनीमिया कहते हैं। ऊपर ये दोनों साइज़ में इससे काफ़ी छोटे सेल्स, हम इनको प्लेटलेट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स खून के जम जाने के लिए होते हैं, यानी ब्लड एग्रीगेशन के लिए। जब कभी ज़ख़म हो और ब्लीडिंग हो तो ये खून को कोएगुलेट करके खून के बहाव को रोकते हैं। हुज़ूर, आखिर में ये बड़े सेल्स मोनोसाइट्स कहलाते हैं। अगर हमारे जिस्म में बैक्टीरिया दाखिल हो जाए या अगर हमारे जिस्म में बैक्टीरिया दाखिल हो जाए या कोई सेल ख़राब हो जाए
तो मोनोसाइट्स अपना काम शुरू करके इन सब को ख़त्म करके खून को साफ़ कर देते हैं। हजूर इन तमाम सेल्स की इंटरेक्शन को मेंटेन करने के लिए जिस्म में मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जिनमें वो दोनों प्रोटीन्स भी शामिल हैं जिन पे हमने रिसर्च की है। इस रिसर्च के मैदान की नौइयत का अंदाज़ा करने के लिए एथेरोस्क्लेरोसिस पर गौर करने से होता है कि मगरबी ममालिक में सबसे ज़्यादा अमवात यानी डेथ्स एथेरोस्क्लेरोसिस पर मबनी बीमारियों से होती हैं, जैसा कि कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ वगैरह। इस बीमारी में जिस्म की रगें यानी आर्टरीज में चर्बी जमा होने से आर्टरी ख़राब होते होते बंद हो जाती है और इधर तक भी हो सकता है कि खून का बहाव बिल्कुल रुक जाए। अब अगर ये दिल की आर्टरी हो तो हार्ट अटैक, अगर दिमाग की आर्टरी हो तो फालज यानी स्ट्रोक के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हजूर अब हम एथेरोस्क्लेरोसिस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और इसके आगाज़ पर गौर करते हैं। हजूर ये इंटैक्ट आर्टरी यानी सही आर्टरी नज़र आ रही है, जिसमें वो सारे तमाम सेल्स नज़र आ रहे हैं जिनको हमने पहले देखा है, और ब्लड फ़्लो में अभी किसी किस्म की रुकावट नहीं। और अब जैसा कि स्लाइड पे नज़र आ रहा है, रप्चर ऑफ आर्टेरियल वॉल हुआ है, यानी इस रग की दीवार को कुछ हिस्सा टूट कर ख़राब हो चुका है। अब गुज़रते हुए प्लेटलेट्स इस ख़राब जगह पर जमा हो जाते हैं। आर्टरी की दीवार के ख़राब होने के मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, जिनमें हाइपरलिपिडीमिया यानी खून में फ़ैट का बढ़ जाना, डायबिटीज़ और सिगरेट नोशी शामिल हैं। अब ये प्लेटलेट्स अपने आप को एक्टिवेट करके इस सुराख को बंद करने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर से कई प्रोटीन्स निकालते हैं जो इन्होंने पहले से अपने आप में स्टोर किए होते हैं, जिनमें मिफ और STF1 अल्फ़ा भी शामिल हैं। अब इनकी वजह से मोनोसाइट्स हमारी प्लेटलेट्स की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं और अब ये सारा जो कॉम्प्लेक्स है मोनोसाइट्स का, प्लेटलेट्स का और प्रोटीन्स का, ये आर्टेरियल वॉल के अंदर चला जाता है और इस वक्त मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस में तब्दील हो जाते हैं। मैक्रोफेजेस की खासियत ये है कि इनमें फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, यानी अब ये मैक्रोफेजेस प्लेटलेट्स और लिपिड्स वगैरह को खाकर फोम सेल्स बन जाते हैं। फोम सेल्स अपने अंदर चर्बी यानी फ़ैट रखते हैं और जितनी ज़्यादा चर्बी हो उतने बड़े ही फोम सेल्स होते हैं और जितने बड़े फोम सेल्स हो उतना ज़्यादा ये प्लक अपनी शक्ल इख्तियार कर जाता है और आर्टरी और तंग हो जाती है। ये सारे प्रोसेस का सबसे बड़ा नुकसान वाज़ेह है, जो कि पिछली स्लाइड पे देखा जा सकता था, कि ब्लड फ़्लो डिस्टर्ब होता है और आर्टरी नैरो हो जाती है। हजूर हमने रिसर्च ये की है कि क्या हम इस सारे पाथवे को जो आखिरकार प्लक बनकर एथेरोस्क्लेरोसिस का बाइस बनता है रोक सकते हैं। इसमें दो तरीक़ हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे नज़र आते हैं। या तो हम प्रोटीन्स प्लेटलेट से निकलते हुए ही किसी ड्रग्स के साथ ख़त्म कर दें और इनको न्यूट्रलाइज कर दें, और या फिर मोनोसाइट्स पर मौजूद एक स्लाइड पीछे लगे या फिर मोनोसाइट्स पर मौजूद इनके रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक कर दें। इन दोनों तरीक़ों को हमने एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल करके टेस्ट किया है और रिज़ल्ट यही निकला है कि अगर हम या तो प्रोटीन्स को ब्लॉक कर दें या रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, मोनोसाइट्स की रिक्रूटमेंट या मोनोसाइट्स की माइग्रेशन वाज़े तौर पे कम हो जाती है। इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे माइग्रेशन ऐसे में ये जो ऊपर वाली तस्वीरें इनमें नज़र आ रहा है कि जो बाईं तरफ से तीसरी तस्वीर है, इसमें STF1 अल्फ़ा की मौजूदगी में मोनोसाइट्स माइग्रेट हुए हैं, जिससे ये रंग से काफ़ी वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। और उससे जो दाईं तरफ तस्वीर है उसमें STF1 अल्फ़ा को ब्लॉक कर दिया गया है और इससे ये पता चलता है कि मोनोसाइट्स बिल्कुल माइग्रेट नहीं किए। और अगर इन ग्राफ्स में जो भी नीचे दिखाए जा रहे हैं देखा जाए तो STF1 अल्फ़ा या रिसेप्टर को ब्लॉक करने से मोनोसाइट्स की माइग्रेशन वाज़े तौर पे कम हो जाती है। हजूर अभी ये रिसर्च अपने आगाज़ में है और पहली दवाइयाँ मार्केट में आने में अभी काफ़ी और देर लगनी है, इसलिए बेहतरीन तरीक़ यही है और हमेशा बेहतरीन तरीक़ यही रहेगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस से कम चर्बी वाले खाने, सिगरेट से इज्तनाब और वर्जिश के साथ बचा जाए। प्यारे आका से दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला इस रिसर्च को कामयाब फरमाए और हर वक्त मुझे अपने वक्फ को सामने रखते हुए दीन और दुनिया की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। फिर वहीं खड़े हो ना, लोगों ने सवाल करने होंगे। जी करो सवाल इससे।
सिगरेट से इज्तनाब, वर्जिश वर्जिश, और हाइपरलिपिडी में यानी कम चर्बी वाले खाने। बिल्कुल। साउथ अमेरिका में वो लोग बीफ खाते हैं चर्बी के साथ, ठीक, जी लेकिन बड़े हार्ड वर्किंग लोग हैं, रेड इंडियन जो हैं उस इलाके के, अमेरिका के बाज़ इलाकों में, जी मैक्सिको में ख़ास तौर पर उन्होंने देखा है। और उन्होंने देखा है कि वो साथ उनमें हार्ट अटैक्स भी कम है और चर्बी भी कम है, फैट्स जो है, जो नुकसानदेह फैट है वो बहुत कम है। तो उन्होंने रिसर्च की है, वो कहते हैं वहाँ दही का बहुत इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ का? योगर्ट का। जी ये भी देखा है? दही, बिल्कुल। दही फ़ायदेमंद है कि नहीं? जी बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है। फिर उसका नहीं बताया, उसको भी खाया करो। इधर आवाज़ कम आ रही है, हैं? आवाज़ इधर कम पहुंच रही है। आवाज़ कम पहुंच रही है? जी। मुझे तो बहुत आ रही है। अच्छा, क्यों जी, इसका आवाज़, सारी आवाज़ मुझे सुनानी है? योगर्ट का इस्तेमाल जी कहते हैं वो काफ़ी करते हैं, इसलिए उनमें हार्ट की तकलीफ़ कम है। जी दूसरे फैट्स के लिए भी वो कहते हैं जो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जी या उन इलाकों में जहाँ ऑलिव होता है उनमें कम है। जी बिल्कुल। सो ऐसे घर बैठ के बिल्कुल ही खाते रहें, हैं? जी अब हर आसानियाँ बहुत हो गई हैं। तुमने यहाँ से थोड़े फासले पे जाना होता है तो कार में बैठ के चले जाते हो। जी पुराने ज़माने में सफ़र करते थे। बिल्कुल। मैं घाना में जब होता था तो हमारा एक अहमदी था वॉचमैन, वो कहता है मेरा बाप बता रहा था फासले का, यहाँ से फासला करता था और कम से कम महीने में 2 दफ़ा वो अपने दूसरे रिश्तेदारों को मिलने के लिए जाता था या काम के लिए जाता था तो पैदल, और वो फासला कम से कम 70 मील का था। माशाल्लाह। जो खाते थे फिर एक्सरसाइज भी करते थे, चलते थे। अब हम सिर्फ खाते हैं और कार में बैठ जाते हैं, और जितनी कार बड़ी हो उतना ज़्यादा हैं रोप डालने की कोशिश करते हैं, देखो हमारे पास कार। ये ख्याल ही नहीं रहता कि हम कार पे बैठ कर दूसरों पे रोप डाल रहे हैं और अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए साइकिलिंग, एक्सरसाइज या और किस्म की चीज़ें भी होनी चाहिए। इन शहरों में तुम हॉर्स राइडिंग तो कर नहीं सकते, इसलिए साइकिलिंग ही कम से कम किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। स्टूडेंट अगर साइकिल इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो बड़ा फ़ायदा होगा। आजकल मैंने देखा है कुछ लड़कों को वहाँ यूके में, तो उनको बड़ा शौक़ है इसका, बल्कि बाज़ों को तो क्रेज़ हो गया है। आवाज़ आ रही है ना? तो वो उन्होंने कईयों ने 10-10, 20-20 किलो वज़न कम किया है और सेहत भी उनकी अच्छी हो गई है। तो ये ज़रूरी है, ठीक है, खाना और एक्सरसाइज और स्मोकिंग। और पागल स्मोकिंग करने वाले तो इतने पागल हैं कि बावजूद उसके क्या उस पर लिखने लग गए तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह, फिर भी कहते हैं हम जहर खाते रहेंगे। इसलिए ये भी अहमदी लड़कों को एक चलानी चाहिए तहरीक कि स्मोकिंग को अगर कोई करते भी हैं तो उनको समझा बुझा के ख़त्म कराने की कोशिश करें, हैं? जी ज़रूर। और ये इब्तदाई रिसर्च है इसकी, तो फ़िलहाल तो आप लोग इसको खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, जी हैं? अगर उस हद तक आर्टरी नैरो हो जाए तो हाँ, तो एंजियोप्लास्टी एंजियोप्लास्टी कर करते देते हैं। जी। लेकिन अगर बाज़ जगह कहीं मोड़ों में आ जाती, कहीं जहाँ बैंड है उसका कर्व चल रही है, मुड़ रही है, हैं, वहाँ फिर एंजियोप्लास्टी मुश्किल हो जाती है। उसमें बलून के साथ एंजियोप्लास्टी फिर कोशिश की जाती बलूनिंग भी नहीं वहाँ हो सकती, फिर वहाँ बाईपास कर देते हैं आप। जी अमूमन उसमें नेक्स्ट स्टेप ये होता है। इसमें स्टेम सेल में भी कोई खोलने का शुरू हुआ है? जी ज़रूर, गालबन इसमें काम चल रहा है, बल्कि कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ के लिए कम, लेकिन हार्ट फेलियर की वजह से या हार्ट मसल की कमज़ोरी में स्टेम सेल्स काफ़ी तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि हम पाकिस्तान में भी, रब्बा में भी कर रहे हैं। अच्छा, एक ये भी कहा जाता है कि अमूमन हार्ट पेशेंट्स को हार्ट की तकलीफ़ सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग सहरी का वक्त जो है उस वक्त ज़्यादा होती है बाज़ दफ़ा।
जी, इस पे नूरी साहब ने काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा था। हैं, तो इसलिए वो अल्लाह ज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल कुलूब पे की बुनियाद बना के उन्होंने लिखा है जो तहज्जुद पढ़ने वाले लोग हैं और फिर नमाज के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, उनमें ये कम हो रही हैं। हैं जी हज़ूर। फिर वो भी बताना था ना, कितने लड़के, मेडिसिन बहुत कम लड़के हैं, 2.4%। हैं इंजीनियरिंग की तरफ है, तो कितनी बिल्डिंगें बना लेंगे, बंदे बचेंगे तो बिल्डिंग में रहेंगे जाके। हैं बैठ जाए। और इंडस्ट्री इसी ने तो वो किया है, लोगों को सहूलतें ज़्यादा देने लग गए हैं और कोशिश कोई नहीं। मेडिसिन में भी जाना चाहिए एमडी लड़कों को। और सवाल करो इससे कोई। वालेकुम सलाम। माइक्रोफोन पकड़ लें, उनको पहले आवाज़ नहीं आ रही। मेरा पहला सवाल ये है कि आप टारगेट कर रहे हैं 2 प्रोटीन्स को ना, जो कि मेरा क्वेश्चन ये है कि आप उन रिसेप्टर्स को टारगेट कर रहे हैं और हर सेल के अंदर वो रिसेप्टर हैं CXCR4 और 7, तो आप किस तरह करेंगे सारे सेल्स को टारगेट विद द रेफरेंस ऑफ, आप किस तरह वो सारे रिसेप्टर्स को क्लोज करेंगे कि वो उसके लाइगेंड्स ना आए और वो उसके साथ बाइंड ना हो? बेसिकली रिसेप्टर्स की तादाद को भी देखने की ज़रूरत है, जो कि मोनोसाइट्स में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और रिसेप्टर्स भी इनके 2 हैं। यानी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल CXCR4 का रिसेप्टर माइग्रेशन के तौर के वक्त में काम आता है और उसके बाद में उस मोनोसाइट के अंदर CXCR7 के रिसेप्टर होते हैं जो फिर बाद में एक्सटर्नलाइज होते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ मोनोसाइट्स और मोनोसाइट्स की और किस्म के सेल्स में मौजूद है और इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद है कि उसमें कोई इफ़ेक्ट देखा जा सके और इस वजह से ये टारगेट काफ़ी स्पेसिफाइड है। और उसके साथ ये भी है कि अगर वो जो प्रोटीन्स 2 प्रोटीन्स हैं SDF1 और दूसरी भी एक प्रोटीन आपने बताई थी MIF, उसके अंदर ये है कि आप उन प्रोटीन्स को जो जीन इनकोड कर रहे हैं आप उनको क्यों नहीं स्विच ऑफ करते ताकि वो प्रोटीन्स बने ही ना? क्या वो हेल्दी यूज़ के लिए वो प्रोटीन नॉर्मल सेल के लिए ज़रूरी हैं कि वो सिर्फ इन सेल्स को ही वो प्रोटीन कर रही हैं? ज़ाहिर है जो भी जिस्म में सेल्स काम कर रहे हैं और प्रोटीन्स मौजूद है उनका कोई काम है और वो अच्छा अपना काम करते हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला ने बनाया हुआ ना। और ये भी हो सकता है कि जब एक चीज़ को जिस रिसेप्टर को बंद करना चाहते हैं उसकी वजह से उसके जो एक अपना बॉडी भी तो काम कर रही होती है ना, इम्यून सिस्टम वो डेवलप हो जाता है, कुछ हद तक होता है। इसी एक को चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ को रोकने के लिए कुछ अंदर हैं। ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है। जी, पहले उसको टारगेट किया, फिर उससे यही कर रहे हैं अब, फिर उसके बाद हो सकता है उसको टारगेट करने से जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इतना काम करना शुरू कर दें कि दूसरे को खुद ही कंट्रोल शुरू हो जाए। बिल्कुल ये है। बिल्कुल तो जवाब देना इनको। और एक आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है माइग्रेशन ऐसे के बारे में जो आपने आखिर पे किया है, वो आपने माइग्रेशन ऐसे ख़ुद किया है और उसका मैंने ये पूछना था कि उसकी ड्यूरेशन कितनी है माइग्रेशन ऐसे की? 24 आवर्स? 6 आवर इंक्यूबेशन है। 6 आवर्स बॉयडन चेम्बर ऐसे के साथ किया उसको, तो 6 आवर उसकी। तो आपने वो ह्यूमन ब्लड पे किया? जी, अपने ब्लड के साथ। अच्छा सही है, जज़ाकल्लाह। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं मॉलिक्यूलर लाइफ साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स। अच्छा, हाँ जी। तो आप भी अपना ब्लड टेस्ट दे दें इनको। सही है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, BSc कर रहे हैं? और मैं MSc कर रहा हूँ, प्रोस्टेट कैंसर पे काम कर रहा हूँ, रिसर्च शुरू किया है। आपका टॉपिक प्रोस्टेट कैंसर है? हाँ जी। फिर वो क्या कर रहे हैं इस पर रिसर्च? हजूर मैं 40 साल के बाद, अमूमन 40 साल के बाद अबव 40 या 45 इस आती है ना बीमारी। हाँ जी। तो फिर हजूर असल में जो वेस्टर्न सोसाइटी है उधर प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अस, क्योंकि हम लोग एशियन हैं और हमारे जेनेटिक्स में प्रोस्टेट कैंसर जो सा है ना वो उसके जीन्स नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये मैं एंड्रोजन रिसेप्टर जौन सा है, जो एंड्रोजन्स होते हैं मेल हार्मोन है, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसको टारगेट हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वो प्रोस्टेट कैंसर के अंदर
बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि उसको अगर हम टारगेट करेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर को रोका जा सकता है। उसके अलावा और भी कोई वजूहत हैं? हाँ जी, उसके अलावा डिफरेंट एक्चुअली जो एंड्रोजन रिसेप्टर है वो है तो रिसेप्टर है, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी उसके साथ अटैच हैं। बहुत सारी सिग्नलिंग पाथवे हैं। मुख्तलिफ रिसर्च ग्रुप बास सिग्नलिंग पाथवे को टारगेट कर रहे हैं। मैं विद द रेफरेंस ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर, उसके साथ हीट शॉक प्रोटीन होती हैं। फिर आप एक को कर देंगे तो वही सवाल जो आप इनसे कर रहे हैं वो आप पे पड़ता है। आप एक को टारगेट कर रहे हैं तो बाकी को क्यों नहीं करते? असल में हजूर मेन टारगेट तो हमारा एंड्रोजन रिसेप्टर है, तो अगर हम एंड्रोजन रिसेप्टर को टारगेट करेंगे। आप उनसे भी यही पूछना चाहते थे कि एंड्रोजन रिसेप्टर जो आपका टारगेट है उससे अगर आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं तो या ये भी कर सकते हैं। दूसरे ये कि आप 100% किसी को भी क्योर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। ठीक है, या अगर इनके रिजल्ट 65-70% आ जाते हैं तो ये कामयाब, अगर आपके आ जाते हैं तो आप कामयाब। बिल्कुल ऐसे ही है। बस बैठ जाए, चलो जज़ाकल्लाह। आगे बैठ जाओ। कोई और सवाल? हाँ, एक है, कहता है एक और साइंटिस्ट खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे आका। अस्सलाम वालेकुम। हाक साहब का सवाल है कि हमारी रिसर्च जो है, जो मैं मेडिकल रिसर्च कर रहा हूँ, वो ये बता रही है कि जो इम्यून सेल्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो आपने बताया था कि जो रिसेप्टर एक्स्ट्रा सेलुलर जब जाता है, बाहर जाता है, वो इम्यूनोसेनेसेंस हमें बता रही है कि रिसर्च के जब उम्र के लिहाज से जो रिसेप्टर है वो बाहर लेट जाता है, इसकी वजह से हमारे इम्यून सेल्स जो हैं वो काम नहीं करते ठीक तरह, और जो इन्फ्लुएंजा है, इस तरह की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। तो ये ज़्यादा नुकसान होगा कि अगर हार्ट हो या इम्यून सेल्स हों, तो साइड इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है मेरे लिहाज से। हो सकता है वह कुछ अर्से के लिए जान तो बच जाएगी। वो कहते हैं कि जितनी लाइफ है कुछ हद तक लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है और कुछ हद तक क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर लेगा इंसान, हैं, वो अगले जान में जाके मिलेगी। इसलिए अल्लाह की इबादत ज़्यादा करो। और इसलिए डॉक्टर नूरी साहब ने एक दफ़ा कहा था कि जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं उनको अमूमन हर एक को एक हद तक रखा हुआ है ना, एक हर इंडिविजुअल का भी तो अपना एक लिमिट है ना किसी भी चीज़ की, तो उसको खुदा ताला ने जो रखी हुई है उस हद तक मैक्सिमम जा सकती है उनकी, जो उनको इससे अल्लाह ताला को याद करने वाले हैं या कम से कम बेचैनी में नहीं मरते। मगर ये सवाल का जवाब वो देंगे, मैं तो एक जनरल जवाब दे दिया। हुजूर ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो अक्सर भी इसी जवाब को अपना जवाब समझता है। जवाब बिल्कुल यही है कि हम सिर्फ एक तरीका इस्तेमाल करें जिससे मदद की जा सके सिस्टम को और एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी में, और वाज़े तौर पे जो आखिरकार इलाज है या एथेरोस्क्लेरोसिस इस हद तक बढ़ जाए तो वो फ़िलहाल तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास ही है। ये तो आगाज़ वाले स्टेप्स हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं स्टॉप करने की। बाद में अल्टीमेट तो फिर उसके लिए सर्जरी होगी ना, अल्टीमेट जो है एंजियोप्लास्टी या सर्जरी एक हद तक जा सकते हैं, या फिर होम्योपैथिक इस्तेमाल करें जो आपके इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है। जी हैं, ठीक है, होम्योपैथिक तो यही है ना, उसी में आप उसमें बॉडी के सिस्टम को तेज़ करता है, इम्यून सिस्टम को, फिर उससे इलाज होता है। जी ठीक है, इसलिए इलाज बिल मिसल कहते हैं ना उसको। हैं, होम्योपैथिक इस्तेमाल कर लिया करें कभी कभी। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलो बस 2 दफ़ा जान बचा दी है मैंने, बैठ जाओ। और अगला प्रेजेंटर कौन है? ज़हीर अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे हुजूर, हजूर खाक साहब का नाम ज़हीर अहमद है और खाक साहब टेक्निकल यूनिवर्सिटी फ्राइबर्ग में बतौर PhD स्टूडेंट रिसर्च कर रहा है। अच्छा, लिखा तो यहाँ PhD बैठे हैं वहाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये प्यारे हुजूर, खाक साहब का ताल्लुक़ जमात ड्रेस्टन से है और बहैसियत कायद मजलिस खिदमत दीन बजा लाने की जो रिसर्च के पेपर लाए वो पढ़े ना, जो पेपर पढ़ना है आपने। जी,
पेपर पढ़ना है कोई कि नहीं, तारो फिक्र आते रहना है? पेपर लाए हैं कोई पढ़ने के लिए? हाँ जी फिर पढ़ें। जी। नेक्स्ट पैराजूर ये खाकसार इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा होने वाले हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट, यानी जिसे जिसकी तापकारी बहुत ज़्यादा होती है, उसको किस तरह से महफूज मकाम पर रखा जा सके और कौन से मटेरियल से ऐसा कैनिस्टर तैयार किया जा सके कि जिसमें उसको डालकर काफ़ी लंबे अरसे तक ज़ेर ज़मीन सुरंगों में महफूज किया जा सके। तो इस सिलसिले में हमारा जो रिसर्च ग्रुप है वो सिलिकॉन कार्बाइड का जो मटेरियल है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। पैराजूर हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट वो ईंधन होता है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। ये ईंधन लंबी लंबी रॉड्स यानी सुलाखों पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। इन रॉड्स को जब न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करने के बाद बाहर निकाला जाता है तो ये शदीद गर्म और बेइंतहा रेडियो एक्टिव होती हैं। इनकी तापमानी तकरीबन 10,000 रैम फ़ी घंटा होती है। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा पैराजूर आप इस तरह लगा सकते हैं कि इंसानी जिस्म जो है वो 100 रम अगर एक की तापकारी ले तो वो 1 घंटे तक ही सर्वाइव कर सकता है। पैराजूर इसलिए इस हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट को न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर निकालते ही, नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट स्लाइड। इस हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट को न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर निकालते ही गहरे पानी में डाल दिया जाता है, जिसकी गहराई कम से कम 40 फीट होती है। इसका मकसद ये होता है ताकि जो वेस्ट है उसकी जो हीट है और जो उसकी रेडियो एक्टिविटी है वो किसी हद तक कम हो सके। इन वाटर पूल्स में इस वेस्ट को कम से कम 9 माह से ज़्यादा 10 साल तक रखा जाता है और इस अरसे को इंटरिम स्टोरेज कहा जाता है। नेक्स्ट प्लीज़। इस अरसे के बाद इस वेस्ट के ज़्यादा तापकारी वाले हिस्से को दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिसे रीप्रोसेसिंग कहते हैं, और बकिया हिस्से को शीशे के साथ पिघलाकर सॉलिड बना दिया जाता है ताकि ये ज़ेर ज़मीन पानी को मुतासिर न कर सके। इस अमल को विट्रिफिकेशन कहा जाता है, जैसे कि दरमियान वाली तस्वीर में दिखाया गया है। पैराजूर इस प्रोसेस के बाद इस हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट को कॉपर या स्टील के बने हुए कैनिस्टर्स में डालकर अंडरग्राउंड टनल्स में दफन कर दिया जाता है, जिनकी गहराई कम से कम 500 मीटर होती है, जैसा कि पैराजूर इस आखिरी तस्वीर में दिखाया गया है। पैराजूर अभी जो मसला हमें दरपेश है वो ये है कि ये वेस्ट इतने ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं कि जिनकी वजह से कॉपर या स्टील के जो कैनिस्टर्स हैं वो बहुत जल्दी गलना शुरू हो जाते हैं। जब इसकी लाइफ पूरी हो जाती है, इसको डिस्कार्ड करने के लिए आपको दबाना पड़ता है ज़मीन में। आवाज़ बहुत कम आ रही है। हैं? जब इसको ख़त्म करना चाहते हैं आप, जब ये अपनी लाइफ पूरी कर लेता है, जिससे इस्तेमाल कर लेता है, जितनी इसकी यूटिलाइज़ करना था हो जाता है इस्तेमाल, उसके बाद आप इसको जब ज़ाया करने के लिए ज़मीन में दफन करते हैं। पहले दफन किया जाता है, अभी तो कॉपर और स्टील के जो कैनिस्टर किस लिए दफन करना है ज़मीन में? मुर्दे दफन किए जाते हैं, जिंदे में दफन करना है। इनको जो अंडरग्राउंड जो टनल्स होती हैं उनके अंदर पैक करके काफ़ी सारे मटेरियल्स के साथ, कंक्रीट के साथ, स्टोरेज के लिए। किस लिए उसको? ताकि मकसद क्या है? मकसद क्या है उसका? मकसद पैराजूर ये है कि ताकि वो उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो इंसानी माहौल तक ना पहुंच सके, वो बाहर ना आ सके। सवाल है कि ज़मीन के अंदर दफन करके उसकी यूटिलिटी क्या होगी? क्यों दफन करने का? पहली बात ये, दफन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो अपनी ज़िंदगी पूरी कर चुका है, तो उसको ज़ाया करने के लिए दफन करना है, या उसके के और कोई जगह नहीं तो 500 मीटर नीचे चला जाए फिर दफन की जाए, ये मकसद है। जब ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल जब, हाँ जी, सवाल ये है कि किसी काम को करने का कोई मकसद होना चाहिए ना। उस दफन करने का मकसद क्या है, ये मैं पूछ रहा हूँ। पैराजूट दफन करने का मकसद ये है कि अभी तक कोई ऐसी टेक्निक या हमें पता नहीं है कि जिससे हम उस वेस्ट को ज़ाया कर सकें या उसको रीयूज़ कर सकें किसी तरीके से। तो अभी इस वक्त टेक्निक यही है कि उसको, जिस चीज़ का मकसद ही पता नहीं है तो उसको बनाने की ज़रूरत क्या है दुनिया को तबाह करने के लिए? जी पैराजूट, बात बिल्कुल ठीक है। हैं? जी बिल्कुल सही बात है। इस वक्त काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इस पर सोच रही हैं कि जिसका फ़ायदा कम है नुकसान ज़्यादा है, और वेस्ट इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुका है कि उस अभी तक उनको समझ ही नहीं आ रही कि उसको किस तरह से मैनेज किया जाए।
अब स्पेशली ये जर्मनी जो इतनी बड़ी कंट्री है, इसको भी, इसके पास भी अभी कोई ऐसे ही टेक्निक अवेलेबल नहीं है कि उस वेस्ट का क्या किया जाए। अभी पुरानी जो टनल्स हैं यहाँ पे साल्ट माइंस हैं, उनके अंदर उनको वो रखी जा रही हैं इन कैनिस्टर्स में डाल के। अच्छा, और इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वो रेडिएशन प्रूफ है जिस कैनिस्टर में डाल के रखते हैं? हाँ जी, उनसे रेडिएशन बाहर नहीं आती? जी जी खाक सर वही आगे बताने लगा था कि अच्छा बताओ, फिर बताओ। पैराजूर अभी जो मसला में दरपेश है वो ये है कि वेस्ट इतने ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं कि कॉपर और स्टील के जो कैनिस्टर्स हैं वो बहुत जल्दी गलना शुरू हो जाते हैं। और कैलकुलेशन से बात सामने आई है कि तकरीबन 150 से 200 साल के तक जो है वो कैनिस्टर्स वो मुकम्मल तौर पर गल जाएंगे और उनकी जो रेडियो एक्टिविटी है या जो ताबकारी है वो बाहर ज़मीन में दाखिल हो जाएगी और वो पानी में भी जा सकती है और वो इंसानी माहौल को आलूदा करना शुरू कर देगी। और क्योंकि उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो 500 से 1000 साल तक बरकरार रहती है, वो जो ताबकारी मवाद होता है, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि कैनिस्टर के गलने के बाद जो रेडियो एक्टिविटी है वो इंसानी और हैवानी ज़िंदगी को मुतासिर करेगी और काफ़ी भयानक जो इसके नताइज हैं वो सामने आ सकते हैं। इसलिए लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि कैनिस्टर्स ऐसे मटेरियल के बने हों जो इन वेस्ट को कम से कम 500 साल तक महफूज रख सकें। यार हमारा रिसर्च ग्रुप, नेक्स्ट प्लीज़, प्रीवियस, हमारा रिसर्च ग्रुप सिलिकॉन कार्बाइड पर रिसर्च कर रहा है और हमारे इल्म के मुताबिक इस वक्त सिलिकॉन कार्बाइड कैनिस्टर बनाने के लिए बेहतरीन मटेरियल है। अगर हम इसकी खसूसियात पर नज़र डालें तो हमें मालूम होगा कि इसकी ताकत कॉपर और स्टील की निस्बत कहीं ज़्यादा है क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रेडियो एक्टिविटी को रोकने की सलाहियत रखता है क्योंकि इस पर तेज़ाब यानी एसिड और बेस यानी असास का असर नहीं होता। अलावा जी इसमें किसी किस्म के खला नहीं होते, लिहाजा इसमें से गैसों का अखराज भी मुमकिन नहीं है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके अज्जा जिनसे मिलकर ये बनता है यानी सैंड और कार्बन हर जगह दस्तयाब होते हैं और बहुत कम कीमत में मिल जाते हैं, यानी इससे कैनिस्टर बनाने का ख़र्च कॉपर या स्टील की निस्बत बहुत कम है। नेक्स्ट प्लीज़। पैराजूर इन सारी खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए हमारा ख्याल है कि सिलिकॉन कार्बाइड से बने हुए कैनिस्टर ज़्यादा देर पा और पायदार होंगे, लिहाजा हम मुख्तलिफ़ अक़साम के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनसे हासिल होने वाले रेडियो एक्टिव वेस्ट के मुताबिक उनके कैनिस्टर्स के मॉडल तैयार कर रहे हैं। पैराजूर इस तस्वीर में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के लिए बनाए गए कैनिस्टर का मॉडल दिखाया गया है। क्योंकि हर न्यूक्लियर रिएक्टर के वेस्ट की शक्ल मुख्तलिफ होती है, लिहाजा इस वेस्ट के लिए बनाए जाने वाले कैनिस्टर भी उसके मुताबिक ही होते हैं। इस रिएक्टर की रॉड्स की लंबाई बहुत ज़्यादा है, लिहाजा कैनिस्टर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी शक्ल के बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्लीज़। पैराजूर इस स्लाइड में मज़ीद कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए बनाए जाने वाले कैनिस्टर्स के मॉडल्स दिखाए गए हैं। बाईजनब कांडू न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बनाया जाने वाला कैनिस्टर जो कि कनाडा का मशहूर रिएक्टर है उसका मॉडल दिखाया गया जो हमने बनाया है। दरमियान में हाई टेम्परेचर रिएक्टर के लिए बनाया जाने वाला कैनिस्टर दिखाया गया, इसका वेस्ट बड़ी बड़ी बॉल्स की शक्ल में होता है। और सबसे आखिर में लिक्विड वेस्ट के लिए बनाया गया कैनिस्टर दिखाया गया है। पैराजूर खाकसार की रिसर्च इंशाल्लाह 3 स्टेप में मुकम्मल होगी। पहले स्टेप में इन कैनिस्टर्स के सैम्पल मॉडल्स बनाए जाएंगे जो कि अभी बनाए जा रहे हैं, काफ़ी हद तक बनाए जा चुके हैं और उन पर लेबॉर्ट्री टेस्ट किए जाएंगे। दूसरे स्टेप में इन कैनिस्टर्स के 3D न्यूमेरिकल मॉडल्स कंप्यूटर पर बनाए जाएंगे और उनको मुख्तलिफ़ कंडीशन में सिमुलेट करके देखा जाएगा कि आया किन किन हालात में ये कैनिस्टर्स मौजूद साबित होते हैं और किन किन हालात में ये बेहतर नहीं हैं। और आखिरी स्टेप में इन तमाम तजर्बों से हासिल होने वाले नताइज का तज्जिया किया जाएगा और बाकी जो दूसरे मटेरियल्स हैं जो कैनिस्टर के लिए यूज़ हो रहे हैं उनसे इनका कंपैरिजन करके देखा जाएगा। खड़े रहें, सवाल करो इनसे। अस्सलाम हज़ूर। आपने अभी प्रेजेंटेशन में बताया था कि मसला ये है कि वो जो मौजूदा कंटेनर्स हैं वो एक अरसे बाद ख़राब हो जाते हैं, तो ये मटेरियल है जो शायद ज़्यादा लंबा अरसा चले। तो मेरा सवाल ये है कि अब जो नया वेस्ट होगा उसके लिए नए कंटेनर्स बनेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी दफना चुका जो वेस्ट है उसका क्या होगा? उसको
उसका जो मसला है वो तो बरकरार आपकी है। आपकी 10वीं 12वीं जनरेशन जो है उसका खुमियाजा भुगतेगी। जी वो जो वेस्ट हो अभी से मौजूद है उसको पहले से ही जो है या तो प्रोसेस किया जाता है या उसको जो है अभी तो फ़िलहाल तो कॉपर या स्टील के कैनिस्टर में डाला जा रहा है। अब अगर ये कैनिस्टर जो हैं बहुत अच्छे साबित होते हैं तो फिर ये है कि उसको इनमें मुंतकिल किया जाएगा और उनको अंडरग्राउंड जो टनल्स हैं, स्पेशली टनल्स बनाई जा रही हैं जो सिर्फ इन्हीं कैनिस्टर्स के लिए होंगी और उनमें जगह बनाई जाएगी छोटी छोटी जहाँ पे ये कैनिस्टर जो हैं वो फिक्स हो सके। तो ये है कि फिर उनको वहाँ पे रखा जाएगा। अभी फ़िलहाल आर्जी तौर पर मुख्तलिफ जगहों पे रखा जाता है। 500 मीटर नीचे जी ज़मीन में आपने रखे हुए हैं। जी ठीक जी 500 मीटर नीचे कम से कम आधा किलोमीटर हो गया ना। हाँ जी। तो इसमें अगर वो वहाँ से निकल जाती है, रेडिएशन लीक हो जाती है, तो कितने अरसे में वो सरफेस पे आएगी या उस लेवल पे आएगी जहाँ से इंसान को नुकसान पहुँच सकता है। या कम से कम देखें ना, एग्रीकल्चर के लिए 4-5 फुट तक ज़मीन आपको चाहिए होती है। क्या जो एग्रीकल्चर कर रहे होंगे उस क्रॉप्स में आ जाएगा असर उसको मैक्सिमम? ये तो अब तो बहुत सारी शैलो रूट्स क्रॉप्स हैं जो ऊपर की सरफेस से ही ले रही होती हैं, कुछ 3-4 फुट तक जाती हैं। ये दरख्त जाते हैं गहरे, जड़ें उनकी 40-45 फुट तक भी चली जाती हैं। ये फलदार दरख्त हैं, 20-25 फुट तक चले जाते हैं। तो इस हद तक आने जब आ जाएगी तो उनका असर इन दरख्त पौधों प्लांटेशन पे भी होगा, वेजिटेशन पे भी होगा। जी हुजूर, इसके लिए जो जगह इंतखाब की जा रही, खाने की वजह से इंसानों पे होगा जी बिल्कुल, या डायरेक्ट इंसान पे असर होगा? नहीं, क्योंकि जब वो पौधों में दाखिल होगा तो उसके बाद उसके इस्तेमाल से जो है वो इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है। या पानी में अगर जाता है तो पानी अगर इंसान पीता है तो वो इंसान के जिस्म में। पानी तो अगर सब सॉइल निकाल रहे हैं पानी, जी अंडरग्राउंड पानी अगर निकाल रहे हैं फिर तो होगा, अगर एक हद तक ऊपर आ जाता है जी। लेकिन अगर दरियाओं और नहरों के पानी चल रहे हैं जिसको आप बंद कर रहे हैं, सारे सिस्टम को इंसान खुद बर्बाद कर रहा है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। दरियाओं और बारिशों की या कमी हो गई या ज़्यादती हो गई जी। अब कहते हैं बाज़ इलाकों में तो बारिशें भी कम होने लग गई हैं ना, और ज़मीन का पानी भी नीचे चला गया है। उसको फिर नीचे से जाके निकालेंगे, उससे भी नुकसानात होंगे एक वक्त में जाके। जी बिल्कुल होंगे। और लेकिन फिर ये जो दफना रहे हैं ये उन्हीं मुल्कों तक महदूद रहेगी या साथ के मुल्कों में भी ट्रैवल करता जाएगा असर इसका? जी प्यारे, कोशिश ये की जा रही है कि ऐसी जगह पर ये टनल्स तामीर की जाएं जो पहाड़ी इलाके में हों, जहाँ पर रॉक्स हों जो, और फिर उन रॉक्स जहाँ आबादी ना होने का इम्कान है फ़िलहाल। जी ऐसी जगहों पे और इंतखाब किया जा रहा है, अभी देखा जा रहा है जगहों पे। जो सवाल क्या कर रहे थे उन्होंने, उनका सवाल का जवाब देना। आपने क्या सवाल किया था? यही पीछे क्या देख रहे हो खड़े हो कब तो? जी मैंने यही सवाल किया था कि वो जो मौजूदा वेस्ट है उसके लिए काम आएगा मटेरियल या नहीं। वही आपको जवाब मिल गया ना कि वो फिर उसको नए सिरे से उसको करेंगे, प्रोसेस नहीं, उसको नए कंटेनर्स में डालेंगे, नए कंटेनर्स में डालेंगे और उसको या उनको उसी के ऊपर ये कंटेनर चढ़ा देंगे। नहीं, एक्चुअली जो अब कंटेनर्स बनाए जा रहे हैं उसके अंदर ये फैसिलिटी है कि आप पुराने कंटेनर्स को उसी तरह उसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि वो मैं यही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इसी को इसके अंदर डाल देंगे, उसी तरह जाहिर है उसको निकालेंगे तो जो निकालने के प्रोसेस में ख़र्चा भी और नुकसान होने का ख़तरा भी। हाँ जी बिल्कुल, उसमें से रेडियो एक्टिविटी बाहर आ सकती है, क्योंकि जो वेस्ट होता है उसको तो ये काटते भी नहीं है बिल्कुल। अगर वो ज़्यादा लंबा है तो उसी शेप का कैनिस्टर बनाया जाता है। तो ये इन्होंने कैलकुलेट किया है, कभी इस पर रिसर्च हुई है कि जितना फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अगले 100 साल बाद या 200 साल बाद अगली नस्लों को नुकसान कितना पहुंचाएंगे? जी हुजूर, अभी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको इस बात का अंदाज़ा होना शुरू हो गया, जैसे जर्मनी है। अपनी पेट भरने की कोई उस तरफ तवज्जो है, अपने आराम की तरफ तवज्जो है। अब जापान में जो सुनामी आया था उसने अच्छे भले उनके थे जो रिएक्टर लगे हुए बिजली पैदा कर रहे थे ना, अब उनका पानी सिर्फ निकला, उसी ने रेडियो एक्टिविटी इतनी कर दी कि सारा अभी तक उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये तो महफूज कर लेंगे, लेकिन ये एक तरीका को नहीं इलाज करते, कोई महफूज तरीका निकालें। ठीक,
कोशिश ये की है कि इनकी कि कम से कम 500 साल तक जो है इसको महफूज किया जाए, क्योंकि 500 साल के बाद का जो अरसा है उसमें इसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, यानी इतनी ख़तरनाक नहीं रहती। अगर उसके बाद भी अगर वो बाहर आए तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बहरहाल नुकसान तो पहुंचाएगी, लेकिन उसकी इन्होंने कैलकुलेशन की भी है कि 600 साल बाद नया आदम आएगा, आप ही मुक्त रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर, खाकसा का नाम आतिफ चौहान, जमात खासल से। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल कहें जनाब। जी, मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा था कि साइंसदान कोशिश में लगे हुए हैं कि ये ऐसा वेस्ट जो है वो रॉकेट पे बांध के एक अनलिमिटेड टाइम के लिए यूनिवर्स में चला दिया जाए। तो आया कि ये इस चीज़ में अगर आपको कोई नॉलेज हो आप बता सकें। वो बहुत कॉस्टली होगा अगर ऐसे कोई काम को करता भी है, क्योंकि ये वैसे ही इसकी जो प्रोडक्शन है बहुत एक्सपेंसिव है, जो रेडियो एक्टिव। इसके बाद रॉकेट है ऊपर जाने के लिए, अमेरिका पहुंचा देगा, कनाडा पहुंचा देगा, जर्मनी शायद ले जाए हैं, तो जो बाकी जगहों पे हो रहा है वो क्या करेंगे बेचारे? वो शायद यहाँ पहुँचा दें और ये आगे वो जब तक हवा में पहुँचाएंगे ना, उससे पहले इंसान हवा में पहुँच जाएगा। जी हज़ूर। ये बातें करते रहते हैं तसल्लियाँ दिलाने के लिए लोगों को कि हम ये कर रहे हैं, असल में तो सारे निज़ाम को ख़राब कर रहे हैं ये। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है ये भी इसी वजह से हो रहा है, बैलेंस ख़त्म कर दिया, दरख्तों को लगाएं। फिर ये है कि अल्लाह ताला ने जिन मुल्कों में एनर्जी के लिए, देखें ना, एक तो तबाही के लिए काम हो रहे हैं, एक फ़ायदे के लिए हो रहे हैं। फ़ायदे के लिए जहाँ काम हो रहे हैं, इंसानी सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए, वहाँ बहुत थोड़े से मटेरियल से रेडियो एक्टिव जो प्लांट हैं उनसे बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। एनर्जी के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए जहाँ ज़्यादा वेस्ट तो वहीं से आ रहा है ना, किसी से ज़्यादा वेस्ट कहाँ से आ रहा है आजकल? इंडस्ट्री में से आ रहा है। जी, इंडस्ट्रीज़ में से। और इंडस्ट्री को और जगह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, हैं? अगर एनर्जी के लिए आ रहा है, जी एनर्जी के लिए, एनर्जी जहाँ सोलर एनर्जी मिल सकती है वहाँ उससे भी तो ली जा सकती है। जी हर जगह बजाय तो वहीं फेरने के, क्या ख्याल है? जी, ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो एनर्जीज़ के लिए यूज़ कर रही हैं उसका जो इस्तेमाल है कि, लेकिन अब जो सुनामी जापान का आया था, कई मुल्कों ने अपने प्लांट बंद करे। जर्मनी का भी खबर आई थी, उन्होंने भी अपने कई प्लांट बंद कर दिए हैं, कर दिए हैं ना जी। इसलिए तो फ़ायदा क्या हुआ? अब वो प्लांट तो बंद कर दिया, लेकिन रेडियो एक्टिव मटीरियल तो वहीं मौजूद है। वो अगर कहीं उसको नुकसान पहुँचे, किस हद तक सेव किया? कंक्रीट वॉल भी उसको सेव नहीं कर सकती। जी नहीं कर सकती। तो वो तो मौजूद है ना, वहीं बंद कर दिए लेकिन मौजूद तो है ना। जी नुकसान पहुंचा सकते हैं ना कभी। जी बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। जो इसी तरह यूके में और जगहों पे भी है। तो उसको अब ये जिन्होंने बंद किए हैं प्लांट, क्या इसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई बनाई है स्कीम कि इनको ज़मीन में दफनाएंगे? अब जो भी रिएक्टर बंद हुआ है, हाँ, एक्चुअली कोशिश यही है कि अभी उसको एक्टिवेट ना किया, या अभी से उसको सिलिकॉन खोल चढ़ा दें। नहीं, ऐसा तो अभी नहीं है। वैसे जो उसका जो मवाद था उसके अंदर जो यूज़ हो रहा था उसको बहरहाल इन्होंने कैनिस्टर्स में डाल के जो एक जगह डिपॉजिट किया है किसी, लेकिन उसको अभी स्टार्ट नहीं करेंगे दोबारा। बाकी भी जो प्लांट्स हैं उनकी ये कोशिश है कि उनको बंद किया जाए और उसका जो अल्टरनेट है वो निकाला जाए सोल्यूशन, लेकिन वो वक्त के साथ साथ होगा। लेकिन बहरहाल जर्मनी ने अब ये कानून पास किया है कि काफ़ी बंद किए हैं इन्होंने। जो कानून पास किया था 2-3 साल पहले, है ना, इन्होंने कहा था हम बंद करेंगे, पता नहीं किए हैं कि नहीं। अभी उसके ऊपर काम हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो वक्त के साथ साथ है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जो है भी तो लेनी है ना, कहाँ से लेंगे? हैं, एनर्जी भी तो चाहिए इनको। आखिर पावर के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए एनर्जी का कोई सोर्स चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल, अल्टरनेट सोर्स चाहिए। रशिया से लड़ाई कर ली जहाँ से 40% लेते थे ऑयल। बाकी ये यहाँ भी ख़त्म हो गया तो क्या रहेंगे, दीवे और मोमबत्तियाँ जलानी शुरू कर देंगे, है ना? आवाज़ आ रही है मेरी? जी। इनका जवाब, अच्छा, हवा में नहीं जा सकते, बड़ा मुश्किल है, बहुत महंगा है। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर।
हजूर मेरा सवाल इनसे है कि आपने बताया था जब सिलिकॉन ट्यूब्स हैं, सॉरी जो इसकी न्यूक्लियर ट्यूब्स हैं, यूज़ होने के फ़ौरन बाद आप उसको पानी के अंदर डाल के ठंडा करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि उस टाइम ट्यूब्स का क्या टेम्परेचर होता है और वाटर का क्या टेम्परेचर होता है, और वो कितनी देर तक उसको, वो जो पानी है वो कहाँ जाता है, ये भी तो सवाल करें, वो भी तो रेडियो एक्टिव हो जाता है। वो कितनी देर तक उसकी रेस को रोक सकता है, या उसका कितनी देर तक हम सोल्यूशन उसके अंदर रख सकते हैं जो उसकी ट्यूब्स हैं। हकदार ने बताया था कि उसके अंदर जो उनकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो 10,000 रैम फी घंटा होती है पर आवर, यानी उसकी जो तापकारी है। तो अभी जो कम से कम जो दौरानिया है वो 9 माह का बताया गया कि कम से कम अब 9 माह तक उसके अंदर लाजमी रखें। जिस पानी में वो ठंडा करेंगे वो पानी से एक वक्त में आके उसकी जो रेडियो एक्टिव असर है उसका ख़त्म हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा पानी। नहीं, उसके अंदर जो है मज़ीद उसको इन्होंने प्योरीफिकेशन प्लांट लगाए होते हैं, जो वहाँ जो लगाए होते हैं, मतलब ये जो प्लांट लगे होते हैं, जो पानी आप दे रहे होते हैं जी, उस पानी के लिए भी आप यही कर रहे होते हैं कि उसको जब पानी सर्कुलेट करता है तो उसी एनर्जी से फ्रीजिंग प्लांट भी चल रहे होते हैं जो उसी पानी को सर्कुलेट करके दोबारा उस पर लेके आते हैं, बजाय इसके कि नया पानी गंदा किया जाए। नहीं, उसी वही जो पानी होता है उसी पानी को फिर ये रिएक्टर में भी यूज़ करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही सर्कुलेट करता है, वही चलता है। तो जब आप ठंडा करने वाले हैं तो ठंडा भी उसी पानी में करते जाएंगे, एक ही कंटेनर बना के उसको रखेंगे, फिर कुछ अर्सा जब एक पानी ख़ास हद तक रेडियो एक्टिव हो जाता है और गर्म हो जाता है तो फिर उसका वेस्ट क्या करेंगे? वो भी एक वेस्ट बन जाता है, और फिर उस वेस्ट को ये ग्लास के साथ या शीशे के साथ मेल्ट करके सॉलिड बना लेते हैं, फिर उसको भी जो है इन्होंने डंप करना होता है। तो ये प्रोसेस हो जाता है कि वो सॉलिड बन जाता है जी, उसके फ्यूम्स उड़ जाते हैं। वेस्ट में वेस्ट को सॉलिड बनाते हैं आखिर जी, उसके जो बुखारात होते हैं फ्यूम्स होते हैं ना कुछ उड़ते, वो कहाँ जाते हैं? वो हवा में जाते हैं, वो हवा को रेडियो एक्टिव नहीं करते। ये अभी तक तो वो जो रिएक्टर है उसके अंदर भी प्रोटेक्शन होती है। पानी को सॉलिड बनाते हैं जी, वो जो है सिस्टम इसका कि फ्यूम्स को उड़ाएं और फिर उसको ठंडा कर लें, ठीक है, उसमें से उसी के अंदर सारा पानी रहता है, हर टोटल पानी सॉलिड बन जाता है, या कुछ हवा में भी जाता है? कुछ भाप में भी जाता है। भाप बन के जाता है ना, स्टीम बन के जाता है ना कुछ जी, स्टीम, उसकी स्टीम भी बनती है। स्टीम बनती है ना, स्टीम जो बनती है तो वो एयर पोल्यूशन नहीं करती? नहीं, एक्चुअली अगर वो तस्वीर अगर आप दिखाएं वाटर पूल्स की तो उससे आप देख सकते हैं, दिखाएंगे? हाँ जी, एक्चुअली ये वाटर पूल जो हैं ये ऊपर से क्लोज होते हैं बाकायदा इसमें, और इसके अंदर जो है वो 40 फीट डीप ये कैनिस्टर रखे जाते हैं, वो पॉसिबल नहीं है कि वो। अच्छा, ज़ाहिर तो फिर इसका मतलब है कि जो फ्यूम इसको जो बनेगी क्या कहलाती है, भाप हैं, स्टीम, वो एक वक्त में ठंडी होती है ना, फिर पानी बनेगी जी, उसको वो पानी बनेगी फिर वापस उसी कंटेनर में आ जाएगी। हाँ जी, उसी कंटेनर में वापस। वो रेडिएशन फ्री होगी जी, वो रेडिएशन फ्री होगी, पानी रेडिएशन तो होगी उसके अंदर। फिर आखिर अल्टीमेटली जब ये प्रोसेस चलता रहेगा, सर्कल करता रहेगा, एकदम तो सैचुरेट हो जाएगा ना जी, फिर उस पानी को कहीं वेस्ट तो करेंगे जी। ये पानी जब सैचुरेट हो जाता है रेडियो एक्टिविटी से तो उसको फिर ये उसी प्रोसेस से गुजारते हैं, यानी ग्लास के साथ मेल्ट करते हैं और फिर उसको सॉलिडिफाई करके उसको फिर जो है डंप करते हैं। तो यानी कि जब सैचुरेट मतलब है कि एक जो पानी है आपका वो 100% तो सॉलिडिफाई नहीं हो जाता, नहीं ना होता, नहीं हो सकता जी, किसी हद तक पानी किस तरह हो सकता है 100%? कुछ ना कुछ तो स्टीम बनेगा ना जी, तो उसमें और ऐड होता जाएगा, तो एक ये भी एक लंबा प्रोसेस है, एक और मुसीबत गले पड़ गई हैं जी। बस इंसान ने अपने आराम की खातिर सवाए मुसीबतें से हेरने का कुछ नहीं किया जी। ये बात सच है, इसमें फ़ायदे इसके बहुत कम है, यानी कि ना होने के बराबर ही है, नुकसान ही है सारा। क्या मैं आप कोई ना कोई तो इंसानी खिदमत कर रहे हैं ना इसको ख़त्म करना भी तो इंसानी खिदमत है ना। आप बनाने के बजाय इसको
संभालने की ज़रूरत रिसर्च कर रहे हैं, अच्छी रिसर्च है। हाँ, न्यूक्लियर जो रॉड्स हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है जब यूज़ करने के बाद उसको निकालते हैं, और जो आपका इंटरिम स्टोरेज के अंदर वाटर का क्या टेम्परेचर होता है? ये इसके जो है 3000 मेगावाट पर मीटर क्यूब इसकी जो थर्मल आउटपुट होती है, उसकी थर्मल आउटपुट है ना वो काउंट की जाती है, वो 3000 मेगावाट पर मीटर क्यूब। उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता इतनी थर्मल मेगावाट जो आ रही है, तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके दे दें, जो उस वेस्ट का भी तो फ़ायदा उठाया जा सकता है। नहीं, वो जो उस वेस्ट को दोबारा यूटिलाइज नहीं किया जा सकता इस्तेमाल के लिए एनर्जी के, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेगावाट जो बिजली पैदा कर रहे हैं तो सारी दुनिया को रोशन कर सकते हैं जी। या सिर्फ एनर्जी है, उससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि उसके साथ ताबकारी भी है, तो हमने ताबकारी को भी हैंडल करना है, तो वो फिर मुश्किल है कि उस एनर्जी को किस आपने तरह। अपनी सारी रिसर्च यहीं की है, पाकिस्तान से भी करके आए थे? जी, पाकिस्तान से भी कुछ पढ़ा है, यहीं पढ़ा है आपने सारा? जी, बैचलर्स की थी पाकिस्तान से, फिर यहाँ मास्टर्स की है। तो ठीक, चलो जाए उनको जवाब देते हैं, उनकी तसल्ली नहीं हो रही हैं? क्या कहते हैं? मैंने ये पूछना था कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उस टाइम टेम्परेचर हमें बता सकता हो? आप यूनिट्स जो एनर्जी के यूनिट्स हैं उसकी बजाय टेम्परेचर के यूनिट्स अगर हम आपको किस हद तक आपकी जो टेम्परेचर का गेज है वो जहाँ तक आपको उसके बाद इन्फिनिटी शो करने लग जाती है ना, तो फट के बाहर आ जाएगी, क्या बताएगी? वो मटेरियल कहाँ से लाएंगे जो उसको बता रहा होगा? ठीक, बता सकता है कोई मटेरियल ऐसा है जो 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 उसकी हीट की टेम्परेचर की इन्फिनिटी को बता सके? ज़रूर, आजकल तो रेडिएशन एज इटसेल्फ एक टेम्परेचर मेजर करने का डिटेक्टर्स के साथ टेक्निक यूज़ होती है। ठीक है, वो हो जाएगी, उसमें कहाँ तक जाएगी? रेज टू द पावर 10 वो रेज टू द पावर बनाते जाएंगे और फिर फ़ायदा क्या होगा? वो भी लिमिटेड है, बिल्कुल ठीक, लिमिटेड है ना? हाँ जी, जज़ाकल्लाह। चलें, बच गए, बैठ जाए। और यस, asking if this is such a dangerous affair. Do you recommend under these circumstances the decision? The voice is too low. As we see that atomic energy is so dangerous, do you recommend the decision of the German government to stop in 15 years all the atomic plants and to produce no more energy out of atomic energy? Yes, obviously I recommend government to stop. Whether he recommends or not, I recommend. This I wanted to know. Actually, I want to recommend it, but it's not possible within few days. They are planning to do that. It will take some time, or at least some generations. अच्छा, हाँ, मेरा नाम जद्दीन मुनव्वर है और मैं कॉन्स्टेंट यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेटिक्स मास्टर कर रहा हूँ। मेरा आपसे बड़ा जनरल क्वेश्चन है कि आपने सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ किया है, सो हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट सिलिकॉन कार्बाइड विल परफॉर्म बेटर देन कॉपर एंड सम अदर मेटल्स? क्या आपके पास कोई डाटा है, कोई मेजरमेंट्स हैं? मेरा ख्याल है इसके बारे में मैंने मुख्तसर पहले बताया था, शुरू में बताया थी मुख्तलिफ चीज़ों के कंपेयर करके कि सिलिकॉन इज़ बेटर। हाँ जी, बताएं। Yeah, but at the end, if you got worse results, then what would be your other options? So you can say that this is not good or something else, because if you are taking silicon carbide, then definitely you have some measurements or some research results from the previous research or something else. Actually, based on its properties, we are thinking that it is the most appropriate material for designing the concrete canisters. So we are doing the lab testing, and we believe that this is the best material we have, and we are trying to do the simulations, and with this numerical simulation we will be sure, or at least up till now we are not sure yet. This is the best material. Up till now you have found this is the best material. Yes. Yes.
So right now you are not sure, but at the end Up about till the now they are sure. Okay. We are not sure yet. Okay. और at the end अगर आपके पास रिजल्ट सही नहीं आए और फिर आपके थीसिस का क्या ऑप्शन होगा, यानी कि आप at the end आप कंक्लूजन क्या करेंगे? Actually, with every research you learn something. It's better to do some research. With this research, I am using the software which I never used it before. So I can use that software to do some other kind of research. So it will always pay off. रिसर्च का मतलब क्या है? अगर अल्टीमेट एंड पे पहुंच चुके हैं आप, तो वो फिर इंडस्ट्री में आ गया ना. अभी तो रिसर्च हो रही है और अभी तक इन्होंने प्रूव किया कि ये बेहतर है मटेरियल, और रिसर्च ख़त्म नहीं हो गई. आइंदा भी अगर कोई बेहतर हो गया तो बता देंगे आपको, लेकिन मेरा ख्याल है आपकी ज़िंदगी में नहीं बताएंगे. यानी कि मैं आपसे सिर्फ ये एक चीज़ था कि आपके पास रिजल्ट्स हैं, आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हैं अबाउट सिलिकॉन कार्बाइड्स, कि किसी पहले रिसर्चर ने कोई आपको श्योर किया हो कि सिलिकॉन कार्बाइड्स अगर इनका मतलब ये कि इस्तेमाल होना शुरू हो गया है स्टोरेज में. अभी तक इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, अभी तक सिर्फ इसके मॉडल सैंपल्स तैयार हुए हैं, यानी इसके स्मॉल लेवल्स के मॉडल सैंपल को कितनी देर आपने रख के देखा है, या उस मॉडल सैंपल को और नॉर्मल जो प्रोसीजर था, पुराना जो मटेरियल था, उसमें जहाँ आप रखते थे वहाँ से जो कोई मेजरमेंट ऐसी है कि उसके रेडियो एक्टिव एमिशन जो थी उन पुराने मटेरियल की ज़्यादा थी और इससे कम हुई है, ये साबित हो गया? जी हुजूर, इसमें फिज़िकली ये पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर रेडियो एक्टिव वेस्ट डाल के हम ये चेक कर सकें कि वो कितने अरसे तक वो रेडियो एक्टिविटी बाहर नहीं आती. लेकिन इसकी क्वालिटीज़ की वजह से आपको ख्याल है कि ये बेहतर होगा? जी हैं? जी अभी रिसर्च हो रही है इस पे? हाँ जी, अभी हो रही है. अभी रिसर्च हो रही है, फाइनल रिजल्ट नहीं मिला. So definitely you must have some, yeah. So definitely you must have some pre-results about silicon carbide. Pre-results to. मतलब इनका मतलब है आपका हाइपोथेसिस क्या है? Yeah. Results, what kind of results? Actually, what I'm saying is we have to do the numerical simulation first in order to check its physical properties. And we will simulate it. We will create a simulation on computer. We will see how it behaves in different circumstances under different conditions. We will try to create artificial situation of radioactive waste. We cannot put the radioactive waste inside the samples, and we do some tests. It's not possible. Okay, so you have already simulated with some property or something else before, yeah. We need to have some physical parameters first. That's why we are doing the lab tests. We are already trying to create the model. These are all the models we have created, but these are not the numerical models, obviously. So these are just some numerical analysis you did, yeah. Sorry? Some numerical analysis that I saw from your topics, yeah. Yeah. We'll do it later. We are doing it. We are making the models for the simulation, and it's very complicated to do the three-dimensional modeling. And to run the simulation, it takes sometimes it takes more few weeks to just complete one cycle for one rotation. Yeah, exactly. In the simulation. So it takes lots of time to complete the whole simulation. So if at the end, if we find out that the results are not good, we have to run the whole simulation again. Yeah. It takes more time. We need more powerful computers. अभी तो बता रहे हैं ना, खुलासा यही है कि रिसर्च हो रही है. जब रिजल्ट आएंगे तो बताते हैं कि आपको. चलें बैठ जाएं. बाकियों को कुछ बोलने दो. वो 7 बज गए, घंटा तो इनका पूरा हो गया. 7 मिनट ऊपर हो गए हैं. अब क्या है, दूसरा क्लास शुरू होनी है भेजना में. अच्छा, हाँ, और किसी ने कोई बात करनी? हाँ, 2 मिनट कर लो बात. अस्सलाम वालेकुम. हजूर खाकसार कंप्यूटेशनल साइंस का मास्टर्स प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं,
और क्या कहते हैं कंप्यूटेशनल साइंस जो है वो सिमुलेशन ही करती है जिस तरह दोस्त ने बताया, लेकिन ये सिमुलेशन करते हैं कि इनको लॉज पता होते हैं और क्या कहते हैं रिज़ल्ट क्या होगा उसको देखने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटेशनल साइंस में लॉज जो हैं उन पे हाइपोथेसाइज होता है और जो रिज़ल्ट होता है उसको कंपेयर किया जाता है रियल रिज़ल्ट के साथ, ताकि देखें कि जो थी सोच के ये लॉज होंगे वो हैं कि नहीं हैं, कि कितना रियलिस्टिक है मॉडल फ़िज़िकल लॉज के बारे में। तो खाक सर ने कुछ अर्सा पहले पिछली आपके साथ जो सिटिंग्स हुई थी उनमें से एक में मशीन लर्निंग कंप्यूटेशनल साइंस में खाक सर ने आपके मुबारक मशवरे से जो है वो न्यूरो साइंसेज में जो है वो स्पेशलाइज़ किया था, न्यूरो साइंसेज में स्पेशलाइज। हाँ जी, तो न्यूरो साइंसेज में इस तरह सिमुलेशंस एज सच हमेशा नहीं होती। अगर एक दफ़ा न्यूरो साइंस वाली ये ट्रैक में चले जाएं तो फिर ज़्यादातर जो है वो क्या कहते हैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज़ में पड़ जाते हैं कि बेहतर रिज़ल्ट्स आ जाएं, बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिस्टम्स आ जाएं। तो उसमें एक दफ़ा जब बात हुई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है और ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स होते हैं, तो कुछ तशनगी रह गई थी, कुछ सवाल था जो आपने पूछा था जिसका जवाब नहीं दिया जा सका था कि वो जा तो उन्हीं रास्तों पे सकता है जिसके जो प्री प्रोग्राम्ड हैं। तो इस सिलसिले में एक कोर्स जब खाक साहब ने अटेंड किया था तो उसमें हमारे प्रोफेसर ने समझाया था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितने भी टेक्निक्स हैं, चाहे वो मशीन लर्निंग में हो या जो कह लें स्टैंडर्ड स्टेटिस्टिक्स में हो, बेसिकली वो और ब्रेन के अंदर जो लर्निंग होती है वो बहुत सिमिलर हैं। जो दिमाग के अंदर लर्निंग होती है ये सारी चीज़ें बहुत सिमिलर हैं। यानी दिमाग के अंदर जो है वो आपके जो काम आपके न्यूरॉन्स और सिनेप्सेस क्या कहते हैं इनपुट के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करके करते हैं, वही काम जो है वो मशीन लर्निंग मेथड्स करते हैं या स्टैटिस्टिक्स बेस्ड। मैंने कहा था, शायद कहा था कि जो आपने फीड किया उसी का जवाब आपको देगी, जो आपने फीड नहीं किया वो जवाब नहीं आएगा। जवाब एक तो बिल्कुल आपने इस तरफ इशारा फरमाया था। तो उसका जो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ये है कि वो सिस्टम जो होता है आप उसको उस तरह से सेटअप कर सकते हैं कि आपको पहले से जवाब पता होना ज़रूरी नहीं होता। आप उसको इस तरह सेटअप करते हैं कि अगर जवाब आना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब आप एक वैसे ही एक हैपजल्टी कोई भी चीज़ करते चले जा रहे हैं और कोई भी अल्टीमेट जवाब आ गया है तो उसको प्रूव करने के लिए सही है कि नहीं, फिर आप दोबारा कैलकुलेट करेंगे अपने दिमाग से। ज़रूर, या मैं समझा नहीं, या फिर किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में ज़रूरी नहीं है कि आपको जवाब आता हो तब आप वो बताएं। ये भी तो होता है ना, इसीलिए बाज़ जीनियस बच्चे जो हैं उन्होंने कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा हैकिंग वो करते हैं, ठीक है ना, वो कहीं के कहीं निकाल लेके ले जाते हैं, कर लेते हैं ना। बिल्कुल जी, बड़ी बड़ी कंपनियों को सत्यानाश कर दिया उन्होंने। बिल्कुल कर दिया ना जी। इसका मतलब है कि टमकटोइयाँ मारते जाओ, कहीं पहुंच के किसी नतीजे पे पहुंच जाओगे तो ख़राब कर दिया। बाकी ये प्रूव करना, उनको मकसद ये नहीं होता बच्चों का कि ज़रूर हमने साबित करना है कि गलत है, इसको ये करना है। उन्होंने तो एक अपना एक फ़न बनाया होता है, खेलते खेलते पहुँच जाते हैं कहीं के कहीं। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो आपको किसी भी नतीजे पे जब आप कंप्यूटर के ज़रिए से पहुंचते हैं, किसी भी एक फार्मूले को डालते हैं या किसी मेथडोलॉजी को डालते हैं तो उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो उसको जब उसका रिज़ल्ट आता है तो ये देखने के लिए कि वाकई सही है कि नहीं, आपको प्रूव करना पड़ेगा ना जी। फिर आप उन्हीं स्टेप्स के ऊपर वापस जाएंगे और देखेंगे कि रिज़ल्ट उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। ज़रूर ये नहीं तो ये ज़रूरी तो नहीं है। अगर हमें पता है कि 12 को 12 से ज़रूर दो तो 144 होता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब कंप्यूटर अगर वहाँ 144 बता देता है तो इसलिए कि आपने उसमें फीड किया हुआ है। अगर वो नहीं बताता तो आप देखेंगे कि आया कंप्यूटर सही है कि नहीं, उसको किसी तरह कैलकुलेट करके आएंगे ना वापस। बिल्कुल। अब ज़रूर ये तो प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं, ये जो सवाल है ये है कि रैंडमनेस, कंप्यूटर जो है वो वाकई में प्योर रैंडमनेस नहीं जनरेट कर सकता, लेकिन जो ये क्या कहते हैं इसकी अगर एप्लीकेशन देखी जाए तो इस तरह होती है जैसे अगर एक रोबोट है, आपने उसको खुद कंट्रोल करना है तो वो बाज़ सिचुएशन मुमकिन नहीं होता, स्पेस में नहीं कर सकते। कंप्यूटरों का यहाँ तक आ रहा है, हमारे एक उस्ताद होते थे स्कूल में, अतालीक साहब, उनको खलीफा मुर्शानी ने अतालीक का खिताब दिया था, उनके बच्चों को पढ़ाते रहते थे। उनको मैथमेटिक्स में था कि उनको लाखों की ज़रूरत बताओ ना, ये लिए 100,000 और इतने इतने मुख्तलिफ फिगर बताओ
तो मेरा ख्याल है 2 सेकंड में बता देते थे ये जवाब है। उनका अपना इतना चलता था दिमाग कैलकुलेशन में। तो दिमाग जो कंप्यूटर जिसने बनाया वो तो यही कहता है ना कि ये कंप्यूटर मेरा कमाल नहीं है, असल हमारा दिमाग कमाल है जो इसको ईजाद कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। बस फिर अल्लाह ताला कंप्यूटर का मुकाबला नहीं कर सकता। वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता हजूर, लेकिन इसका जब यूज़ होता है वो इस लेकिन तरह बहरहाल एक आसानी पैदा हो गई है उसका, और ये नुकसान भी पैदा हुआ है कि मैंने देखा है कि मैं बादों से पूछूँ ना अपने माल के शोबे से ही कि ये ज़रूर ये कितने रकम बनी, कि वो तो कैलकुलेटर खोल के बता देते हैं, हालांकि वो ज़ुबानी सवाल है वो। हैं? ठीक ठीक, बहरहाल कुछ ना कुछ आपको हाल उसका पता लग गया, यही बताना चाहते हैं ना? जी मैं यही बताना चाह रहा चलो ठीक जी, खड़े हो जाओ आगे। अस्सलाम प्यारे हुजूर, मेरा नाम सैयद बशार जंजू है, मैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह। फिर मुझे बस आपसे एक दरख्वास्त थी, मैं शहद साथ लेके आया था। हैं? मैं शहद साथ लेके आया था। शहद लेके आए थे? हाँ जी। वहाँ प्राइवेट के दफ्तर में दे दें और शाम को ले लें। ठीक, या सुबह ले लें। कहाँ से लाए हैं आप? घर से मामा ने दिया था। मामा ने दिया था? किस जगह रहते हैं? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? ये मैंने मेरे करीब ही रहते हैं आप? घर कहाँ है आपका? मेरा डुसलडॉर्फ में आखन के करीब। आखन के करीब। वापस जाना है आपने अभी? हाँ जी। अच्छा, इनसे उनको दे दें फिर ले जाएं शाम को। ठीक है। हैं? अच्छा बैठ जाएं। पिछले वाले को दे दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह प्यारे हुजूर, खाक साहब का नाम अहमद बशीर जंजो है। तो मेरा सवाल ये है कि जब हुजूर पढ़ाई किया करते थे और इम्तहान देने जाते थे तो फिर किन दुआओं की तरफ खास तवज्जो किया करते थे? बाद में पढ़ाई में बड़ा निकम्मा था, ठीक, और बस अल्लाह यहाँ से दुआ ही करता था और दुआओं से पास हो गया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, खाक सर का नाम असद सलमान खान है और खाक सर इकनॉमिक्स में मास्टर्स कर रहा है यूनिवर्सिटी एट कासल में। अच्छा माशाल्लाह। हुजूर खाक सर का सवाल ये है कि न्यू इकोनॉमिस्ट आजकल के दौर में इक्वालिटी को सोसाइटी में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि अगर हम रिच पीपल से इनकम उनकी रिडक्ट करके पुअर पीपल को देंगे तो ये फेयरनेस नहीं होगी। तो हुजूर मेरा सवाल आपसे ये है कि इस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में आप इतनी आसानी से सवाल ये है कि इस्लाम ये कहता है कि जो महरूम लोग हैं उनके ख्याल रखो। इस्लाम ये कहता है कि जो यतीम है उसका ख्याल रखो। इस्लाम ये कहता है कि जो अपने से कमतर हैं उनकी मदद करो जिनको ज़रूरत है, हैं? इसीलिए बहुत सारे जो मसलन आगा खानी है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा, क्योंकि अमीर तबका है और इसी तरह यहूदियों ने भी किया हुआ है, जो अपने कमज़ोर हैं उनको पहले बिज़नेस पीपल हैं मसलन आगा खानी, वो ये करते हैं कि अगर कोई आम गरीब आदमी है ना उसको कहते हैं एक जो बड़ा ट्रेडर है उसके साथ काम करो कुछ अर्सा, ठीक, उससे वहाँ ट्रेनिंग दिलवाते हैं, फिर उसको कहते हैं छोटी सी उसको दुकान डाल देते हैं, एक स्टॉल लगा देते हैं, हैं? फिर उसके वो कारोबार कमाता है और बड़ा होता जाता है। एक तो ये है कि तुम मदद करो, उनको इनकरेज करो। एक तो फौरी ज़रूरत पूरा करना, एक गरीब कबीला आया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपने कहा फरमाया लोगों को कि भूखे और नंगे हैं, इनके खाना खिलाओ और उनको कपड़े पहनाओ। तो लोगों ने सामान लाना शुरू कर दिया, कोई एक मुट्ठी में आटा भर के ले आया, कोई खजूरें भर के ले आया, कोई चीज़ ले आया, ढेर लग गया और आपने वो बांटनी शुरू कर दी, उनको खाना उनका इंतज़ाम हो गया, उनके कपड़ों का इंतज़ाम हो गया, और जब ये सारों को हो गया, फीड हो गए और एक हद तक मिल गया तो आप खुश हुए। तो इस्लाम तो ये कहता है कि एक फौरी ज़रूरत है उसको तुमने पूरा करना है, एक लंबे अरसे की ज़रूरत है वो मदद करके पूरा करना है, ठीक। और इसीलिए वो खलीफा मसीह सानी की एक किताब है सिस्टम ऑफ इस्लाम, पढ़िए, वो पढ़ो, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो उनकी किताब है खलीफा सानी की, वो पढ़ो, उसमें तुम दोनों में कुछ ना कुछ तुम्हें काफ़ी हद तक जवाब मिल जाएंगे। इकनॉमिक्स के स्टूडेंट को ये पढ़ना चाहिए। और हमारे जो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, 10 साल पहले उन्होंने बैत की थी, एमडी हुए हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के। इनके बारे में ही एक शुरू हुआ था ना पाकिस्तान में, जो इमरान खान ने कहा था कि वो कहते हैं कादियानी को अपना इकोनॉमिक एडवाइज़र रखने लगा हूँ और मैं कादियानी को नहीं रखूँगा।
ये वही आदमी है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। इन्होंने ही जो ट्रांसलेशन की है ना अब हज़रत सानी की किताब की, उसमें बहुत सारा हिस्सा इनका भी है और इनको बड़ी अच्छी लगी, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, तो ये पढ़ लो। अब अगली वालों की बारी, आपके साइंटिस्ट जो थे ना उन्होंने बड़ा वक्त ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम।